हेलो छात्रों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने निषेचन तक की बात कर ली थी कि किस प्रकार से जो अंडाणु है वो एम्पुला वाले क्षेत्र में शुक्राणु के साथ मिलता है। शुक्राणु का जो ऊपरी भाग है जिसे अपन एक्रोसोम कहते हैं, उससे निकलने वाला जो एंजाइम है स्पर्म, स्पर्म से निकलने वाला जो एंजाइम है वो उसे अपन कहते हैं स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन अंडाणु की जो बाहरी भित्ति है उसको घोल देता है, उसमें छेद कर देता है और उस छेद के द्वारा जो शुक्राणु का सिर है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है उसी समय जो अंडाणु है, जो कायदे से अंडाणु नहीं है, अभी oocyte है। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होना बाकी है। जैसे ही ये सिर्फ अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही अंडा जो oocyte है उसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसे हम पोलर बॉडीज कहते हैं। ये पोलर बॉडी जो है वो धीरे धीरे इस अंडाणु के पोषण में प्रयुक्त हो जाती है और नष्ट हो जाती है। और ये जो अंडाणु है ये इसका केंद्रक शुक्राणु के केंद्रक से संलयित होकर के युग्मनज या जायगोट का निर्माण करता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में, कहां पर? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। और अंडवाहिनी में भी किस स्थान पर? एम्पुला वाले स्थान पर। किस स्थान पर? एम्पुला वाले स्थान पर। यहाँ देखें, यहाँ चित्र है अपने सामने। इस चित्र में ये जो स्थान है जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखेंगे अपन, ये जो स्थान है ये पूरा ये एम्पुला वाला क्षेत्र है। इस एम्पुला वाले क्षेत्र में अंडाणु शुक्राणु के साथ निषेचित होता है, यानी दोनों के केंद्रक संलयित होते हैं। चूंकि जो दोनों युग्मक थे शुक्राणु और अंडाणु वो अगुणित प्रकार के होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक कोशिका बनती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर द्विगुणित हो जाता है। अगुणित और अगुणित दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका जायगोट का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर जब जायगोट हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है, उसके ठीक 12 से 24 घंटे के पश्चात ये जो अंडाणु है इस 12 से 24 घंटे के समय में यहां से गति करता है। क्या करता है? गति करता है। यहाँ पर ये पूरा जो अंडाणु है वो इस एम्पुला वाले क्षेत्र से गति करता है और गति करके ये जो अंडाणु है, ये जायगोट है, ये यहाँ से गति करके इस सकरे वाले क्षेत्र में आ जाता है। इस सकरे वाले क्षेत्र को यहाँ आप मेरे इस एरो के निशान के द्वारा देख रहे होंगे, यहाँ पर आता है। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर मेरी ये स्पॉटलाइट दिख रही है, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर इसमें 12 से 24 घंटे पश्चात सबसे पहले विदलन की क्रिया होती है, क्लीवेज की क्रिया होती है। यानी यहाँ पर ये जो युग्मनज है, जायगोट है, इस संकीर्ण स्थमस वाले भाग में, जो कि अपेक्षाकृत कैसा है? संकीर्ण है, पतला है। इस पतले वाले भाग में ये जो जायगोट है वो सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया से गुजरता है। और इसमें जितने भी विभाजन होंगे इस जायगोट में, अब आगे जितने भी विभाजन होंगे पूर्ण भ्रूण निर्माण तक, वे सब कैसे होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। और ये विभाजन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में ही शुरू हो जाती है। विदलन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर शुरू हो जाती है? अंडवाहिनी में ही शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आपकी किताब में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको अपन अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए समसूत्री विभाजन, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है विदलन, क्लीवेज की शुरुआत तब जब हो जाती है जबकि युग्मनज
अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तमाशय से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यानी ये जो स्तमस वाला भाग है, ये देखिए मैंने इसको गोला किया है, संकीर्ण भाग है, ठीक, यहाँ पर मैंने इसको गोला किया हुआ है। और आगे हम जाएंगे तो मैं आपको ये पूरा भाग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा चित्र है उसमें हम देखेंगे इस पूरे वाले भाग को। ये देखिए स्तंभ वाले भाग को हम यहाँ पर लाएंगे, ये चित्र में देखेंगे आप। ये देखिए यहाँ पर ये संकीर्ण वाला भाग है, इसको अपन कहते हैं स्तमस। यहाँ पर इसमें सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया होती है, और ये विभाजन कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये इस पर हम कि किस तरह से आखिरकार पूरी भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है, उससे पहले हम कुछ दो एक बातें जरूरी रूप से जान लेते हैं। चूंकि हम कक्षा 12वीं में हैं तो हमें थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो भ्रूणीय विकास की पूरी प्रक्रिया है ये अंडवाहिनी में संपन्न, ये भ्रूण विकास की जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में शुरू होती है। निषेचन के 10 सप्ताह तक, हम समझे यहाँ पर ये जो निषेचन हुआ था इससे लेकर के और 10 सप्ताह तक जितना भी विकास होता है, वो विकास से जो संरचना बनती है 10 सप्ताह तक, निषेचन से लेकर के 10 सप्ताह तक जो संरचना बनती है उस संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। समझेंगे हम जो सामान्य बोलचाल है, सामान्य जब हम बातचीत करते हैं या हम कक्षा 9 में या 10 में जब कभी इस प्रकार की बात निकलती है तो हम वहां बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं कि जो निषेचन है उससे लेकर के और जन्म लेने तक जो पूरा संरचना होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। जबकि केवल निषेचन से लेकर के और 10 सप्ताह तक के बीच में जो भी संरचना निर्मित होती है, 10 सप्ताह तक, निषेचन से 10 सप्ताह तक जो भी संरचना निर्मित होती है उस पूरी संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। और 10 सप्ताह के बाद से लेकर के और शिशु के जन्म लेने तक या भ्रूण के जन्म लेने तक जो संरचना निर्मित होती है पूरी 10 सप्ताह से जन्म के पूर्व तक जो भ्रूण होता है, अब वो भ्रूण न कहला करके क्या कहलाता है? फीटस, फीटस कहलाता है। और जन्म के पश्चात से लेकर के और 1 वर्ष तक की आयु तक कई जो संरचना होती है वो कहलाती है शिशु। अब हम इसे, तो हमने ये देखा कि निषेचन से लेकर 10 सप्ताह तक जो संरचना बनी उसे हमने भ्रूण कहा, और इसके बाद यानी इस भ्रूणीय अवस्था से 10 सप्ताह से जन्म तक, इसे हमने जन्म के लेने के ठीक पहले तक हमने ऐसे कहा फीटस। जन्म लेने से लेकर के और 1 साल तक के जो संरचना पूरी बच्चे की बनी है उसे हम कहते हैं शिशु, ठीक। और इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में निषेचन से लेकर के और भ्रूण के जन्म लेने तक, फीटस के जन्म लेने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम भ्रूण निर्माण कहते हैं। जबकि ये सही नहीं है, ये भ्रूण निर्माण नहीं, क्योंकि भ्रूण निर्माण देखिए कब हो गया? निषेचन से लेकर 10 सप्ताह तक, उसके बाद फीटस कहलाया। तो ये पूरी प्रक्रिया भ्रूण निर्माण न कहला करके प्री नेटल डेवलपमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्री नेटल डेवलपमेंट कहलाती है। और ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो कि 4 चरणों में पूरी होती है। इसका जो पहला चरण है उसे हम कहते हैं विदलन, विखंडन या मोरूला निर्माण। जो सबसे पहले संरचना विभाजन के बाद बनती है, बहुकोशिकीय संरचना होती है। इसको अपन इनमें बनी हुई कोशिकाओं को इस जायगोट में जो विभाजन होंगे और विभाजन के फलस्वरूप जो भी कोशिकाएं बनेंगी, इन कोशिकाओं को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, ब्लास्टोमियर। इन सारी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। तो ये विभाजन के बाद, कुछ विभाजन के बाद जो एक संरचना मल्टी ब्लास्टोमियर वाली जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं मोरूला। तो ये जो पहला चरण है इसे हम कहते हैं मोरूला निर्माण। और इसकी शुरुआत होती है इस अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ पर, जिसे अपन कहते हैं स्तमस। इस वाले भाग में सबसे पहले जो युग्मनज है, जो जायगोट है, वो एक मध्य अक्ष से ठीक बीचों बीच से एक लंबवत समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है, और उसके फलस्वरूप यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर
कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 ब्लास्टोमियर का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये दोनों ब्लास्टोमियर जो है वो काफी बड़े साइज की दिखाई दे रही हैं, काफी बड़े आकार की दिखाई दे रही हैं। उसके पश्चात इसी स्थान पर ये धीरे धीरे जो स्तंभ वाला संकीर्ण पथ है, इस पर ये जो जायगोट है, जो जिसमें क्लीवेज की प्रक्रिया, विदलन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये आगे बढ़ता है और इसी समय प्रथम विभाजन के समकोण पर इसमें एक द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इस जायगोट में 4 ब्लास्टोमियर का निर्माण हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये दोनों कोशिकाएं कैसी थी, बड़ी थी। अब ये जो से ये 4 बन गई तो इन कोशिकाओं का आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। और इसी तरह से ये जो पूरा युग्मनज है, ये जो ब्लास्टोमियर वाला पूरी एक संरचना है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और इसमें 4 से फिर चारों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, 8 कोशिकाएं बनती हैं और 8 कोशिकाओं में या ब्लास्टोमियर में फिर से समसूत्री विभाजन होता है और एक 16 कोश ब्लास्टोमियर वाली संरचना यहाँ पर तैयार हो जाती है। इस पूरी संरचना को हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पर कोशिकाएं बहुत बड़ी थी, जब 2 से 4 बनी तो ब्लास्टोमियर छोटी हो गई, 4 से 8 बनी तो उनकी संरचना और छोटी हो गई, 4 से 8 बनी तो छोटी हो गई, 8 से 16 बनी तो और भी छोटी हो गई। इसका कारण ये है कि ये जो पूरा जायगोट है, ये जो पूरी गोल संरचना थी, इसका आकार निषेचन से लेकर के इसका आकार बड़ा नहीं है, इसका आकार निश्चित है। तो इसमें जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है तो उनका आकार कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये पूरी जो गोल संरचना है इसका आकार नहीं बढ़ता है और इसके अंदर ब्लास्टोमियर्स की यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो उन कोशिकाओं का आकार कैसा हो जाता है, छोटा होता जाता है। यहाँ पर ये जो 16 कोश की संरचना, ब्लास्टोमियर वाली संरचना तैयार हो जाती है। इस पूरी संरचना को हम कहते हैं तूतक या मोरूला। ये जो मोरूला अवस्था होती है, इसमें सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 स्तर में व्यवस्थित हो जाती है। जो बाहरी स्तर होता है उसको अपन कहते हैं ओसीएम, आउटर सेल मास, और जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं उसे हम कहते हैं इनर सेल मास। और यहां तक कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है मोरूला निर्माण, जो कि भ्रूण निर्माण का पहला चरण होता है। और ये निषेचन के पश्चात 12 से 24 घंटे के पश्चात शुरू होती है और मोरूला अवस्था तक पहुंच जाती है। और फिर जब ये 2 स्तर में कोशिकाएं जम जाती हैं, बाहरी स्तर को हम ओसीएम यानी आउटर सेल मास और अंदर के स्तर को हम कहते हैं आईसीएम इनर सेल मास कहते हैं। ये जो लगातार विभाजन होता है तो ये विभाजित हुई कोशिका अब इस अंडवाहिनी के निचले वाले स्तर में यानी गर्भाशय और अंडवाहिनी के ठीक बीच में आ जाती है। और ये विभाजन जो है इसमें लगातार चलते रहते हैं। इसी दौरान जब जो कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं तो ये कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं की एक निश्चित व्यवस्था के कारण से इस मोरूला अवस्था में नीचे की ओर, यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर ये आउटर सेल के रूप में ओसीएम आउटर सेल मास कोशिकाओं के रूप में हो गया है, ये इनर सेल मास है और यहाँ पर एक गुहा बन जाती है। इस गुहा को हम कहते हैं ब्लास्टोसील गुहा। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। ये ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है और इस ब्लास्टोसील गुहा का जो निर्माण होता है वो इस गर्भाशय के प्रारंभिक स्थान पर होता है। इस गर्भाशय में जो भी द्रव्य पाया जाता है वो द्रव्य धीरे धीरे विसरित होकर के, वो द्रव्य जो है वो विसरित होकर के, इस गर्भाशय का जो भी द्रव्य है वो विसरित होकर के, गर्भाशय का जो द्रव्य है वो विसरित होकर के इस के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये गुहा उस गर्भाशयी द्रव्य के द्वारा भर जाती है। और ये जो ब्लास्टोसील वाली संरचना जो है ये कहलाती है ब्लास्टुला। क्या कहलाती है, ब्लास्टुला। और मोरूला से और ब्लास्टुला तक की बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है ब्लास्टुलेशन। क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। अब इस अवस्था में यानी इस ब्लास्टुला वाली अवस्था में ये जो भ्रूण है वो सबसे पहले गर्भाशय की भित्ति के संपर्क में आता है और यहाँ पर संपर्क में आए
और इस दोनों स्तरों के बीच में कुछ संबंध बने, उसके पहले जो आउटर सेल मास है, जो बाहर जमी हुई कोशिकाओं का समूह है, ये पूरा एक स्तर का निर्माण करता है, बाहरी स्तर का निर्माण करता है, जो कि इस पूरे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो आउटर स्तर दिख रहा है हमको, ये वाला, ये आउटर स्तर, ये आउटर सेल मास से बना हुआ पूरा स्तर है, जो कि इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। और इस स्तर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर का जो स्तर है, ये देखिए, ये जो अंदर का स्तर है, इस अंदर के स्तर को हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। यानी हम सीधे सीधी कहें तो आउटर सेल मास के द्वारा एक पूरा स्तर बनाया जाता है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और अंदर जो इनर सेल मास था, उसके द्वारा जो संरचना बनाई जाती है लगातार विभाजन के फलस्वरूप, इसको अपन कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाला पूरा स्तर है, ये आगे भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेता है, बल्कि इस भ्रूण की सुरक्षा और पोषण करने का कार्य करता है। क्या करता है? पोषण करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये पोषण में और सुरक्षा करने का कार्य करता है। और ये जो इस समय ये जो ब्लास्ट वाली अवस्था है, ये पूरी संरचना जो है वो धीरे धीरे इस गर्भाशय की सतह के संपर्क में आती है। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट, ये देखिए, ये एम्ब्रियोब्लास्ट वाला या इनर सेल मास वाला जो पोर्शन है, जिसे हमने कहा अब एम्ब्रियोब्लास्ट, इसके द्वारा आगे भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया होती है। और इस निषेचन से लेकर के और 24वें दिन तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और इस अवस्था में यानी 24वें दिन, निषेचन के पश्चात 24वें दिन, ये जो पूरा ब्लास्टुला है, ये इस गर्भाशय की दीवार के संपर्क में आता है। और यहाँ के पश्चात इस भ्रूण निर्माण की तीसरा चरण, जिसे अपन कहते हैं गैस्टुला निर्माण या 3 जनन स्तर का बनना, ये प्रक्रिया शुरू होती है। अब इसमें क्या है, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, ये लगातार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के व्यवस्थित होती हैं। और इनकी व्यवस्था के फलस्वरूप इसमें 3 लेयर का निर्माण होता है। कितनी? 3 स्तरों का निर्माण होता है। अंदर का स्तर जो कहलाता है वो कहलाता है एंडोडर्म, बीच का जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और जो आंतरिक स्तर हो, जो बाहरी स्तर होता है, उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर, ये इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है, तो अंतरोपण के फलस्वरूप ये अंतरोपण जो है वो अपने आप से नहीं होता है, बल्कि ये पूरी एक जटिल प्रक्रिया है। क्या सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। जैसे ही ये जो पूरा भ्रूण है वो नीचे की ओर आता है, गर्भाशय में आता है और ब्लास्टुला अवस्था को पूर्ण कर लेता है, उसी समय इस ब्लास्टुला के चारों ओर, जैसे मैंने आपको बताया, आउटर सेल मास के द्वारा एक पूरी सतह का विकास हो जाता है, जो कि सुरक्षा करने का कार्य करती है। और इस स्तर को अपन कहते हैं कैरियन। क्या कहते हैं? कैरियन। और ये कैरियन जो होता है वो एक बाहरी लेयर होता है, और इस बाहरी लेयर में उंगली के समान छोटे छोटे से, कैसे? उंगली के समान छोटे छोटे से जिसे अपन कहते हैं अंकुर, वो विकसित हो जाते हैं, उंगली के समान विकसित हो जाते हैं। ये उंगली के समान जो अंकुर विकसित होते हैं, इनको हम कहते हैं जरायु अंकर। इसी प्रकार के जो अंकुर होते हैं, वे गर्भाशय की दीवार में भी, एंड्रोमीट्रियम जिसे अपन कहते हैं, इसमें भी निर्मित होते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक चित्र, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गर्भाशय की पूरी दीवार है। यहाँ पर इस भ्रूण के चारों ओर, ये देखिए यहाँ पर, ये जो भ्रूण है इसके चारों ओर
ये जो भित्ति है जो इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जो कि आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं के द्वारा बनी है, ये पूरी भित्ति क्या कहलाती है? कैरियन कहलाती है। सतह जो है पूरी क्या कहलाती है? कैरियन कहलाती है। इसमें ये उंगली के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये उंगली के समान प्रवर्ध निकले हैं। इसी तरह के प्रवर्ध जो ये गर्भाशय की दीवार है उससे भी निकलते हैं, और ये दोनों प्रवर्ध एक दूसरे के साथ कैसे हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, और चिपकने के फलस्वरूप ये जो पूरा भ्रूण है इस गर्भाशय की दीवार से संयुक्त हो जाता है, स्थापित हो जाता है, और यहीं पर ये दोनों अंकुरों के मिलने से, यानी गर्भाशय के अंकुर और इस भ्रूण के चारों तरफ जो स्तर पाया जाता है, जिसे अपन कैरियन कहते हैं या जरायु कहते हैं, इसके द्वारा जो अंकुर निकाले जाते हैं, दोनों अंकुर मिल करके यहाँ पर एक जिसे अपन कहते हैं पूरा एक संपर्क बना लेते हैं, एक नलिकीय संपर्क बन जाता है, एक जिसे अपन कहते हैं ऊतकीय संपर्क बन जाता है, और इस संपर्क को हम कहते हैं जरायु या प्लेसेंटा। और ये वो संरचना है जो कि इस भ्रूण को पोषण प्रदान करती है माँ के शरीर से, माँ के रक्त से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, चाहे वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन हो, चाहे वो भोजन के लिए ग्लूकोज हो, ये सारी चीजें इसी ऊतकीय संरचना के द्वारा, जिसे अपन प्लेसेंटा कहते हैं, इस भ्रूण को प्राप्त होती हैं। और इस भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ निकाले जाते हैं वे भी इस प्लेसेंटा के माध्यम से मादा के शरीर में या माता के शरीर में पहुंच जाते हैं, और उसको माता के शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरा एक जो है एक माता और शिशु, गर्भस्थ शिशु के बीच में जैविक संबंध होता है। इस जैविक संबंध को हम प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो बाहरी लेयर जिसे हमने कहा था कैरियन, ये जो कैरियन निर्माण होता है, इसी के अंदर एक बहुत पतली झिल्ली का निर्माण होता है, और इस झिल्ली में ये पूरा भ्रूण जो है वो बंद रहता है। इस झिल्ली को हम कहते हैं एमनियोन। ये जो एमनियोन होती है, ये इसमें एक पूरा पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। इसी पारदर्शी पदार्थ के द्वारा इस पूरे भ्रूण की जो सुरक्षा होती है, और पूरी ये जो पूरा थैलीनुमा संरचना है, इस भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और जैसे ही ये ब्लास्टुला वाली अवस्था गर्भाशय के संपर्क में आ जाती है, उसके पश्चात इसमें तीसरी संरचना गैस्ट्रुलेशन की या 3 जनन स्तर की बनने की शुरू होती है। इसमें सबसे पहले एंडोडर्म का निर्माण होता है। अब देखिए एंडोडर्म का निर्माण कैसा होता है, इसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जो चित्र दिया हुआ है उसकी ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया, ये ब्लास्टोसील है, ये है एम्ब्रियो ब्लास्ट, ये एम्ब्रियो ब्लास्ट की कोशिकाएं। ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ लगातार विभाजित होकर के एक बड़ा मांस बना लेती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, इस ब्लास्टोसील में नीचे की ओर आ जाती हैं, और नीचे की ओर आने के फलस्वरूप यहाँ पर लगातार विभाजन करती हैं, और लगातार विभाजन करके यहाँ पर एक संरचना का निर्माण कर लेती हैं, एक पूरे स्तर का निर्माण कर लेती हैं, और ये स्तर अंदर की ओर होता है। इसको अपन कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। ये एंडोडर्म इस भ्रूण में बनने वाला पहला जनन स्तर होता है। अब जब ये एंडोडर्म का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, तो ये पूरा भ्रूण जो है वो अब लंबाई में वृद्धि करता है। कैसा करता है? लंबा होता है। तो लंबा होने के फलस्वरूप ये देखें अपन थोड़ा सा ड्रॉ करके यहाँ पर अपन देखते हैं थोड़ा सा कि देखिए ये जो पूरी संरचना है यहाँ पर, ये ब्लास्टोसील है आपकी। इस ब्लास्टोसील में कुछ कोशिकाएं गिर गई थी। ये कोशिकाएं मान लीजिए ये गिरी हैं, यहाँ पर कोशिकाएं यहाँ बना लेते हैं अपन। ये कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया, और विभाजन करने के फलस्वरूप यहाँ पर कोशिकाएं निर्मित हो गई, एक पूरा स्तर बन गया, और ये स्तर कहलाया एंडोडर्म। अब ये तो बन गया,
ये तो अलग हुई कोशिकाएं थी। इनके ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी एक पूरा जो स्तर है एम्ब्रियोब्लास्ट का वो मौजूद है। और अब ये कैसा हो जाता है, ये लंबा होता है। कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, इस तरह से लंबा होता है, देखिए इस तरह से। तो ये लंबा एक पतला भाग होता है, इस तरह से ये लंबा होता है, यहाँ पर इस तरह से ये लंबा होता है इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, एक मोटा वाला भाग होता है और एक पतला वाला भाग होता है। इस पतले वाले भाग को हम कहते हैं भ्रूणीय पुच्छ। क्या कहते हैं, भ्रूणीय पुच्छ। इस भ्रूणीय पुच्छ में यहाँ पर जो कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ कोशिकाएं जो यहाँ पर कोशिकाएं पाई जा रही, उनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो अलग हो जाती हैं यहाँ पर इस तरह से। और ये अलग होकर के एक बीच में स्तर का निर्माण करती हैं, और इस बीच वाले स्तर को हम कहते हैं मीजोडर्म, मध्य स्तर। क्या होता है, मध्य स्तर। कौन से भाग के द्वारा होता है, ये जो पतला पुच्छीय भाग है उसकी कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और अलग होकर के यहाँ पर एक और स्तर का निर्माण कर देती हैं। इस स्तर को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। तो ये एंडोडर्म बनी और ये मीजोडर्म बनती है। बाकी जो बची हुई एम्ब्रियोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये भ्रूण कैसा है, मोटा है। कैसा है ये भ्रूण, मोटा है। तो ये जो मोटा वाला भाग है इसको अपन कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की बची हुई पूरी कोशिकाएं हैं, ये बाहर की ओर इस पूरे भ्रूण में बाहरी स्तर का निर्माण करती हैं, और ये बाहरी स्तर कहलाता है एक्टोडर्म। इस तरह से इस गर्भाशय से संयुक्त हुए भ्रूण में या गैस्टुला में 3 स्तर का निर्माण हो जाता है, और ये 3 स्तर की जो पूरी संरचना है ये कहलाती है गैस्टुला। और ये ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की पूरी जो अवस्था है, प्रक्रिया है, वो कहलाती है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन। ये जो तीनों भाग यहाँ पर तीनों जो लेयर बन जाती हैं, इनकी अपन बात करें जो तीनों लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों स्तरों के निर्माण से ही शरीर के इस भ्रूण के बाकी अंगों का निर्माण होता है। यहाँ तक ये जो पूरा भ्रूण है, इसकी जो उम्र होती है वो 5 सप्ताह तक की होती है। यानी 5 सप्ताह में निषेचन से लेकर के और 5 सप्ताह तक का ये जो भ्रूण है, इसमें 3 स्तर का निर्माण हो जाता है। जब ये भ्रूण 6 सप्ताह का होता है तो इन स्तरों में से छोटे छोटे से उभार बनते हैं। क्या बनते हैं, उभार बनते हैं। और ये उभार जो होते हैं आगे जाकर के सब अंगों का निर्माण करते हैं, या इन्हीं उभारों के द्वारा इस भ्रूण में आगे चल के अंगों का निर्माण होता है। 7वें और 9वें सप्ताह में इस भ्रूण में, किसमें, इस भ्रूण में हम देखेंगे आगे चित्र के द्वारा। ये भ्रूण है, ये रहा भ्रूण, ये भ्रूण है। जब ये कितने 7 से 9 सप्ताह का हो जाता है तो इस भ्रूण में हाथ और पैरों का पूर्ण विकास हो जाता है, और इससे इसी समय इसमें कुछ कम विकसित प्रकार के परिवहन तंत्र का विकास होता है। इसमें हृदय का निर्माण हो जाता है। हृदय जो है वो उसमें धड़कन शुरू हो जाती है, लेकिन ये धड़कन हम माता के शरीर के ऊपरी स्तर से महसूस नहीं कर सकते। इसको हम सोनोग्राफी या डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है उसके द्वारा इसके भ्रूण की धड़कन को हम सुन सकते हैं। जैसे जैसे ये भ्रूण और आगे विकसित होता है और 3 माह का होता है तो इस भ्रूण की जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है, और चौथे माह में ये भ्रूण और विकसित होकर के 4-7 इंच का हो जाता है। जब ये तीसरे माह में था तो ये 3 इंच का था, जब ये चौथे माह में पहुंचता है तो ये 7 इंच लंबा हो जाता है। ये 7 इंच लंबा जो चौथे महीने में भ्रूण होता है, ये केवल लंबा ही नहीं होता है बल्कि इसके अंदर पूर्ण स्केलेटन, जिसे अपन कहते हैं कंकाल तंत्र का निर्माण हो चुका होता है। और 5वें महीने में इस भ्रूण के अंदर आहार नाल, ब्लड यानी रक्त और अस्थि मज्जा का निर्माण पूर्ण हो जाता है।
6वें माह में ये भ्रूण अब एक, जिसे अपन के पूर्ण संरचना का, लगभग पूर्ण संरचना का, पूर्ण मानव का फीटस बन जाता है। क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। और 7वें महीने में इसकी, 7वें महीने के पूर्ण होने तक इस भ्रूण की इतनी वृद्धि हो जाती है कि इसी समय यदि किसी कारण से प्रसव हो भी जाए तो ये भ्रूण बाहर जिंदा रह सकता है। यानी लगभग इसका विकास पूर्ण हो जाता है। 8वें महीने में इस भ्रूण के शरीर में वसा का जमाव हो जाता है, जिससे कि इसका पूरा जो शरीर है कुछ भरा भरा सा दिखने लग जाता है। और 90 महीने में ये पूरा भ्रूण जो है वो 20 इंच लंबा और 6 से 9 पाउंड का होता है। और ये लगभग प्रसव के लिए तैयार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में जो पूरी गर्भावस्था की अवधि होती है वो 9.5 महीने होती है। कितना होती है? 9.5 माह होती है। यहाँ देखेंगे हम कि लगभग 9.5 महीने की, 9 औसत जो अवधि होती है वो 9 महीने की होती है और 9 या 9.5 महीने की होती है। और इसके पश्चात यहाँ पर ये पूरा भ्रूण जो है वो विकसित हो जाता है और इस जन्म के लिए पूर्ण तैयार होता है, प्रसव के लिए पूर्ण तैयार होता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रसव की। प्रसव की, ठीक, तो ये देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, इस भ्रूण की जो औसत गर्भावधि होती है, जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9.5 माह का होता है। और अब ये भ्रूण जो है वो जन्म लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जब इस भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसका स्तर धीरे धीरे मादा के शरीर में बढ़ता है और इसके फलस्वरूप जो गर्भाशय है उसकी जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे जैसे इस ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे इन संकुचनों की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है? बढ़ती है। और इनके संकुचन होने से जो भ्रूण है, जो फीटस है, वो आगे की ओर यानी गर्भाशय की ग्रीवा की ओर, सर्विक्स की ओर बढ़ता है। और इसी समय एक और हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है जिसे अपन कहते हैं रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की सर्विक्स वाली जो पेशियां होती हैं उनको और योनि वेजाइना की जो पेशियां हैं उनको रिलैक्स कर देता है। उनमें रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है, वे फैल जाती हैं जिससे कि जो गर्भाशय है वो उसकी ग्रीवा और योनि, इनका जो आकार है वो कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, जिससे कि जो भ्रूण के जन्म लेने की प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। कभी कभार जब इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती या ये ऑक्सीटोसिन और जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है वो किसी कारण से नहीं निकल पाते तो डॉक्टर जो है वो बाहर से इंजेक्शन के द्वारा इन दोनों हार्मोन्स को मादा के शरीर में देता है, जिसके द्वारा जो संकुचन की प्रक्रिया है वो गर्भाशय में शुरू हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी या प्रसव हो जाता है। जैसे ये प्रसव पूर्ण होता है उसी समय जो पीयूष ग्रंथि है वो लैक्टोजेन एक हार्मोन्स को स्रावित करती है और ये हार्मोन्स जो है वो मादा में दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। लैक्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जो दूध निर्माण होता है मादा के अंदर, उसमें से जो सबसे पहले जो दुग्ध निकलता है जन्म के तुरंत बाद, जो दुग्ध निकलता है वो बहुत गाढ़ा और पीला होता है। इसको हम कहते हैं खीस। इसको अपन कहते हैं खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये जो दुग्ध, प्रथम दुग्ध गाढ़ा जो दूध निकलता है इसमें बहुत सारे प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं या एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भ्रूण को पूरे जीवन में, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोधी क्षमता, उसको उत्पन्न करने में सहायक होती हैं और इस तरह से मानव में
प्रसव की और प्रसव के पश्चात भ्रूण के पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजी कक्षा 12 का जो अध्याय 3 जिसे अपन में कह रहे थे मानव में लैंगिक प्रजनन, ये पूर्ण होता है। यदि इस वीडियो में आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कृपया कमेंट वाले पोर्शन में जाकर के मुझे बताएं, उस समस्या का हल अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। इसी के साथ सब लोगों को नमस्कार।